हेलो फ्रेंड्स, तो हम देख रहे थे अपनी सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर और उसकी यूनिट सेकंड हमारी चल रही थी। और यूनिट सेकंड का पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे, जिसमें हमने बात की थी कि जनरल प्रिंसिपल हमारे क्या होते हैं अगर हमें कोई भी डिसीज को प्रिवेंट और कंट्रोल करना हो। और उसके साथ हमने अपनी पहली डिसीज यानी कि कॉलेरा के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी उसको जाके पहले आप जरूर से चेकआउट कर लेना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट डिजीजेस के बारे में, और इसमें हम आगे की 9 डिजीज को कंप्लीट करेंगे। यानी कि जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि ये हमारे इस तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें हमारी कम्युनिकेबल डिसीज आती है, ये हमारी कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आती है। तो यहाँ पे हमने कॉलेरा तक कवर कर लिया था, और आज की इस वीडियो में हम सार्स से लेके निमोनिया तक बहुत ज़्यादा मतलब सारा कुछ कवर करने वाले हैं, और इसको हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो 3 पार्ट में ये हमारी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आज की वीडियो हमारी सबसे ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगी यूनिट सेकंड की, क्योंकि इसमें हमारी टोटल 9 डिजीजेस को हम एक साथ कवर करने वाले हैं। तो थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो जाएगी, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, पर एक ही साथ आपको सारा कुछ मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो हमारी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे कवर की गई है, मतलब जो जो हमारी चीज़ें मेनली एग्जाम में आती है, यानी कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कोई भी एबोला या सार्स या फिर ऐसे कोई भी डिजीज आती है, तो वो ऑलमोस्ट हमारी 5 या फिर 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग एक डिजीज आती है, यानी कि 5 नंबर आप लेकर चल सकते हो। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इनको ज़्यादा लेंदी नहीं खींचा, बस मेन पॉइंट आपको समझाएंगे जिससे आपको ये कहानी समझ भी आ जाए और आपको चीज़ें याद भी रहेंगी। बाकी हमने जो अपने सोशल प्रिवेंटिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी हो तो उसको जाके आप जरूर से चेकआउट कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे और सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट डिजीज को समझते हैं, सार्स के बारे में। लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि अपनी हर एक डिजीज की कुछ 5 से 6 चीज़ों को हम समझ रहे थे। तो पहला हमारा हो रहा था इंट्रोडक्शन, कोई भी हमारी डिजीज होगी उसका छोटा सा इंट्रो, क्या कैसे है, डेफिनेशन आप बोल सकते हो कि अगर एग्जाम में आता है तो उसको आप एज अ डेफिनेशन लिख सकते हो। देन हमारा पॉजिटिव एजेंट की वो किसकी वजह से हमारा हो रहा था। देन यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की वो किसकी वजह से हमारा स्प्रेड हो रहा था, यानी कि फैल रही थी चीज़। देन डायग्नोसिस को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, और यहाँ पर सिम्टम्स की उसके क्या क्या सिम्टम्स है, किसकी वजह से हमें पता लगेगा क्या है। और लास्ट में हमारा आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, यानी कि उस डिजीज को हम बचाएंगे कैसे। तो अगर एग्जाम पॉइंट भी से देखा जाए तो यही मेन जो हमारे एग्जाम में आता है वो मेन हमारा यही वाला पार्ट है। तो ये सब तो हमारे एज अ बोनस पॉइंट हो गया, तो ये हमारा मेन पार्ट होता है। इसीलिए हमारा ये 5 नंबर के अकॉर्डिंग एक डिजीज आती है और क्वेश्चन हमारा लॉन्ग में आता है। आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख लोगे तो सारा कुछ आप समझ जाओगे। तो चलिए अब अगर हम यहाँ सार्स के बारे में पढ़ें तो सार्स की पहले हम फुल फॉर्म देखें तो इसकी फुल फॉर्म आती है फीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो सीवर का मतलब देखो, यहाँ पहला ही वर्ड हमारा क्या जोड़ दिया, सीवर। मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, ये चीज़ हमारी हो जाती है डेंजरस, यानी कि घातक हो जाती है। अब एक्यूट को छोटे टाइम के लिए, और रेस्पिरेटरी हमारा कनेक्ट है हमारे लंग्स वाले सिस्टम, यानी कि जो हमारा ब्रीथिंग का पूरा सिस्टम है, सांस लेने वाला पूरा जो फंडा है, उससे ये हमारा कंट्रोल मतलब पूरा रिलेटेड हो गया। और ये सिंड्रोम मतलब है एक हमारी कोई बीमारी है यहाँ पर, यानी कि सिंड्रोम का एक तरह से बोल सकते हो कि सिम्टम्स एक तरह से यहाँ पर हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो यही हमारा आता है फीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, की यहाँ पर हमारे सांस लेने में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वही हमारी बीमारी कहलाती है सार्स। तो सार्स हमारा देखा जाए तो सबसे सिंपल होगा, क्योंकि जो अब तक की सबसे बड़ी बीमारी हमारे पूरे देश दुनिया में आई थी वो थी कोरोना। और ये हमारा एक तरह से आप कोरोना ही बोल सकते हो, यानी कि सार्स को एक तरह से आप कोरोना ही बोल सकते हो कि कोरोना की ही एक अलग नाम भी हमारा हो गया। तो इसी की वजह से होता है, जिससे आपको इसके अंदर की सारी कहानी ऑटोमेटिक पहले से पता होगी, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन समझे तो इट इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल का मतलब क्या है कि ये हमारी स्प्रेड होती है एक जगह से दूसरे, पर्सन टू पर्सन हमारी फैलती है, इसलिए इसको कम्युनिकेबल बोल रहे हैं। कॉज्ड बाय अ वायरस, ये हमारी एक वायरस की वजह से होती है, दैट इज न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस। यानी कि देखा जाए तो जो सार्स हमारी बीमारी है वो हमारी कोरोना वायरस की वजह से होती है। लेकिन यहाँ पर कोरोना वायरस के आपने भी देखा होगा बहुत सारे स्ट्रेन थे, नए नए तरह के हमारे ये। तो जो हमारे इसमें एक न्यू स्ट्रेन है हमारा कोरोना वायरस का, जिसकी वजह से हमको ये सार्स होता है। बाकी ये सार्स हमारा क्या कर सकता है, तो ये सिम्टम यानी कि हमारी बॉडी में इसके नुकसान क्या क्या करेगा। तो सबसे पहले फीवर, आपको पता है कि भाई जब भी कोरोना वगैरह हो जाता तो बुखार आता था, फीवर। चिल्स का जहाँ भी आपको ये चिल और भी जगह लिखा मिलेगा तो इसका मतलब है कि ठंड लगना, बहुत तेज एकदम ठंड से कपकपी सी एकदम आने लगती थी, तो वो चिल्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे हेडेक हो गया, सर दर्द होगा, डिजीनेस मतलब एकदम वीकनेस, कमजोरी सी आएगी, यहाँ पर थोड़े चक्कर टाइप बोल सकते हो। कफ यहाँ पर यानी कि खांसी आएगी आपको, और सोर थ्रोट यानी कि गले में जो एकदम ये जो खराश वाला होता है इसको हम सोर थ्रोट या सोरनेस ऑफ थ्रोट बोलते हैं। तो ये आप कंफ्यूज मत होना। तो ये 4 से 5 चीज़ें आपको इसके अंदर एक तरह से देखने को मिलेगी। अब अगर इसका सीवियर केस हो जाता है, यानी कि जब डेंजरस सिचुएशन में होता है, तब यहाँ पे क्या होता है कि इट कॉजेज रैपिड डिटोनेशन विद लो ऑक्सीजन विच क्रिएट्स अ ब्रीथिंग डिफिकल्टी। यानी कि जो हमारे एल्वलाइज हैं, जो हमारे सांस लेने में हमको दिक्कत करते हैं, वहाँ पर क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, यानी कि ऑक्सीजन हमारा बहुत जल्दी खत्म होने लगता है। और यहाँ पर एक सिचुएशन आती है लो ऑक्सीजन की, और जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो भाई सांस लेने में दिक्कत हमको होने लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन ही मेन है जो
जो हमारे ब्लड को चाहिए, हमारी पूरी बॉडी को चाहिए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी चलती है। तो जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वहाँ पर वेंटिलेशन के सिचुएशन हमको मिलना अनिवार्य है। और कोरोना में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हुई थी, लोगों को क्या हो रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, लोगों के पास बेड नहीं थे, बेड की वजह से वेंटिलेशन नहीं हो रहा था। तो जो हमारा मेनली काम था, जो वेंटिलेशन लगाते थे वहाँ पर, उसमें ऑक्सीजन ही तो पास करते हैं, तो वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है इस वाले केस में कि बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा घातक और सबसे ज़्यादा डेंजरस सार्स की ये चीज़ थी कि इसके अंदर हमारा ऑक्सीजन कम हो जाता है, और जब ऑक्सीजन कम हो जाता है तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वेंटिलेशन चाहिए, और अगर वेंटिलेशन या चीज़ें टाइम से नहीं मिलती है तो ये हमारा डेथ भी कर सकता है। और कोरोना के केस में बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो सार्स हमारा बहुत ज़्यादा डेंजरस एक हमारी बीमारी हो सकती है अगर इसका ट्रीट सही टाइम पर ना किया जाए। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया सार्स के बारे में। अगर पॉजिटिव एजेंट्स के बारे में बात करें तो जो चीज़ें बेसिक में पड़ी वही हमारी यहाँ पर आएंगी घूम फिर के। तो जो हमारा पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है कि ये एक वायरस की वजह से होता है जो हमारा कोरोना वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है। यानी कि देखा जाए तो आप लिख सकते हो न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि ये फैलता कैसे है, यानी कि मान लो किसी एक बंदे को ये हमारा, तो ये एक बंदे से बाकी लोगों में कैसे फैल रहा है। तो जो हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है कि ये कम्युनिकेबल डिसीज है। तो कम्युनिकेबल डिसीज होने की वजह से ये क्या है, हमारा पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से स्प्रेड हो रही है, यानी कि हमारी फैल रही है कैसे, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट। अब अभी आप समझ लो क्योंकि ये 2-3 जगह आगे भी काम आने वाला है। पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, तो जैसे पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट क्या कि मान लो मैं हूँ, अब मैं गया भाई बाहर घूमने, अब मुझे क्या हुआ भाई, छींक आई या मुझे खांसी आई, तो भाई ना चाहते हुए भी हमारा जो हाथ है वो हमारा ऊपर आएगा, तो हाथ के ऊपर क्या होगा, वो हमारा वायरस लग गया। अब अगर किसी से हम मिलेंगे, उससे हाथ मिलाएंगे, तो वो वायरस मेरे हाथ से उसके हाथ में चला गया, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, वायरस। अब वो क्या करेगा, वो कुछ खाएगा पिएगा, होता है भाई हर बार हाथ नहीं धोते, या भाई धोखे से आंखों में खुजली मची या मुंह में लगी तो एकदम मुंह पे ऐसे हाथ कर लेते हैं, तो वो क्या हो गया, अब उसकी बॉडी में वो वायरस इंसर्ट कर गया और अब उस बंदे को इससे प्रॉब्लम होने लगेगी। तो यही एक्चुअल में हमारा होता है पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, कि एक पर्सन को मान लो कैसे भी इन्फेक्शन लग गया, अब ये क्या हुआ, इससे मिला, अब इससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कई बार कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कभी इसका रूमाल वगैरह यूज़ कर लिया, जब फ़ोन आप पकड़े हो, मतलब वायरस कैसे भी ट्रांसमिट हो जाता है। तो यही हमारा होता है इसका कि ये पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से मतलब ट्रांसमिट होता है हमारा। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले होता है वो हमारा होता है खांसी का और छींकने का, यानी कि स्नीजिंग और कफ। अब आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी छींकता है, आप कितना भी हैंकी या कुछ भी यूज़ कर लो, जो उसकी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं वो हमारे क्या होते हैं, उस एनवायरमेंट में फैल जाती हैं। और जब वो इन्वायरमेंट में फैल गया, अब उसके आस पड़ोस के 10 मीटर के एरिया में या कोई भी होगा भाई, निकलते हैं इधर उधर फैलती है, तो वो क्या होगा, वो सांस तो लेना छोड़ेगा नहीं। तो जब वो सांस ले रहा होता है तो ये वाले जो ड्रॉप्स है वो क्या हो जाता है, उसके अंदर चले जाते हैं। और अब क्या होगा कि इसके साथ में जो हमारा वायरस है वो भी इस दूसरे बंदे के बॉडी में चला जाता है, और अब धीरे धीरे इसमें भी क्या होगा, वो वायरस ग्रो करेगा और इसके अंदर भी वो सिम्टम, और ये बंदा भी क्या इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरह हमारा पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट होता है। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक हमारा होता है ऑब्जेक्ट वाला, कि अगर कोई बंदा एक दूसरे के ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा है, हाथ जैसे हाथ से हाथ टच हो रहा है, एक तरह से ऑब्जेक्ट मान लो, कोई सामान किसी का यूज़ कर रहा है, कोई कहीं बैठा है सरफेस पे, वहाँ पर उसका वायरस मतलब रह गया मान लो हाथ पाँव से, फिर दूसरा बंदा उस जगह बैठ गया तो वहाँ पर लग गया, तो एक ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा हमारा आता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। अब ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को आप अभी समझ लो आगे काम आएगा, और इसको हम एयर वॉर्न डिसीज भी बोलते हैं, कि भाई किसी ने छींका वीका और ये इन्वायरमेंट में हमारे घुल गए, अब दूसरे बंदे ने जब सांस ली तो उसके अंदर चले गए। तो ये चीज़ हमारी हो गई रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू, यानी कि कोई छींक रहा है, खांस रहा है, देन ये हमारा ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरह से हमारा जो भी ये कोरोना का वायरस है, ये हमारा इस तरह से क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर। बाकी इसके अंदर फिजिकल कांटेक्ट भी आते हैं, जैसे जो लोग किशिंग वगैरह करते हैं तो ये चीज़ें इनसे भी क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती हैं। खाना शेयरिंग करना भी हो जाता है, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा मतलब अवॉइड कर सकते हो अगर आपको कोई भी चीज़ लगती है। बाकी अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसको आइसोलेट किया जाता है या क्वारंटाइन किया जाता है लगभग 10-15 दिनों के लिए, जब तक वो ठीक ना होता है। अब सिम्टम्स के बारे में बात करें कि भाई क्या क्या सिम्टम्स हमको सार्स के अंदर देखने को मिलते हैं, तो जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं वो तो भाई खांसी आने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, फीवर आने लगता है ग्रेटर देन 100 डिग्री से ऊपर, मतलब फीवर आने लगता है। और बाकी और देखा जाए तो सोर थ्रोट हो गया, रनिंग नोज हो गया, हेड एक फीवर हो गया, चिल्स एंड शेकिंग यानी कि कपकपी वाली जो ठंड लगती है वो हो गया, मसल्स एक्स हो गया यानी कि बॉडी में पेन होने लग जा, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस। तो ऐसे बहुत सारे हमारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मेनली हमारा क्या होगा, इसमें फीवर होगा, और सबसे बड़ा सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी आपको रहने लगती है, और फीवर तेज आता है हमारा, और हेडेक वगैरह तो होता ही है। तो ये हमारे इसके कुछ सिम्टम्स हो गए जो आप मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना। बेसिकली ये हमारा अवेयरनेस के लिए है, तो आप सबका अगर अवेयर रहोगे तो अच्छा रहेगा। अब डायग्नोसिस के बारे में बात करें यहाँ पर,
तो एग्जामिन सिम्टम्स देन यहाँ पर क्या है, जो हमारा ब्लड टेस्ट के थ्रू पता लगता है, या दूसरा हमारा थ्रोट स्वैब्स होता है। अब अगर किसी ने कोरोना की जांच कराई होगी तो वो क्या कर रहे थे, एक इस तरह की हमारी सिंपल एक पतली, ये तो भाई वो है हमारी कान साफ करने वाली, लेकिन नॉर्मल एक इसी तरह की पतली होती है, जो क्या करते हैं उसकी टंग पे लगाते हैं और स्वैब ले लेते हैं, यानी कि हल्का सा सलाइवा का एक तरह से आप सैंपल समझ सकते हो, हल्का सा लेते हैं और उसको देन वो चेक करते हैं। तो ये हमारा इस तरह से चेक होता है यहाँ पर। अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक इसमें, जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ सार्स। तो सबसे बड़ा हमारा इसमें जो प्रिवेंशन क्या होगा कि हम उस बंदे से आइसोलेट कर दें उसको, यानी कि जिसको भी कोई वायरस वगैरह है उसको आइसोलेट कर दो, और खुद भी आप उन लोगों से दूर रहो, या खुद को भी आप आइसोलेशन में रख सकते हो, जो बहुत ज़्यादा हुआ था कोरोना के टाइम पे, ये कर सकते हो। देन यहाँ आइडेंटिफाई पर्सन एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके इस बीमारी को आइडेंटिफाई कर लो, उससे थोड़ा दूर बनाओ। प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ मेडिकल स्टाफ, जो भी मेडिकल का स्टाफ है उनको भाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, प्रॉपर मास्क ग्लव्स और जो शीशे वाला पूरा लगा के रखा था लोगों ने, तो ये सब जरूरी है हमारा। फिर यहाँ पर हाइजीनिक मटेरियल, यानी कि हाइजीन एकदम मतलब कराओ, वॉशिंग हैंड वगैरह धो के रखो, और पेशेंट को टच नहीं करना है, सैनिटाइज करके रखना है, मास्क और ग्लव्स का यूज़ करने, और सबसे ज़रूरी अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो कि वायरस इतनी जल्दी आप पे अटैक ना कर पाए। अब अगर बीमार वगैरह हो जाते हैं तो इलाज क्या, तो यहाँ पर भाई एंटीवायरल मेडिकेशन हमारी यूज़ कर सकते हैं, एंटीबायोटिक भी यूज़ होती है, मेनली हमारी एंटीवायरल है क्योंकि ये एक वायरस की वजह से होता है। फिर कोरोना की वैक्सीन वगैरह भी हमारी लगती नहीं, वो जरूरी है। प्रिकॉशन में मास्क कर सकते हैं, अवॉइड कॉन्टैक्ट करो, आइसोलेट करो, अवॉइड आउटसाइड फूड करो, यहाँ पर ये चीज़ें हम कर सकते हैं, इम्यूनिटी वगैरह बढ़ा सकते हैं। तो यही सब हमारे इलाज है कोरोना के, आप लोगों ने किया होगा अब तक, तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो अब हमारी नेक्स्ट डिजीज आती है इबोला वायरस। तो इबोला वायरस वही मैं आपसे कह रहा हूँ, देखो अब हर एक डिजीज में अगर 10-10 मिनट लगेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा 90-100 मिनट की जाएगी। तो जो बेसिक कुछ बातें थी वो मैंने पहली सार्स वाली में बता दिया, तो वो चीज़ें आप देख लेना। बाकी यहाँ पर हम मेन अब टॉपिक वाइज समझते हैं कि क्या कैसे होता है। तो इबोला वायरस अगर देखा जाए तो एक ये हमारा वायरल इन्फेक्शन है। क्या है, हमारा एक इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन का जहाँ मतलब लग जाए वहाँ समझ लो कि कोई छोटा सा कोई माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स हमारे बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ, कोई भी हमारे छोटा जीव आ सकता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर माइक्रोब्स हमारे रीजन आते हैं। तो इबोला एक तरह से हमारा रेयर है, रेयर मतलब कम होता है, लेकिन एक डेडली वायरल इन्फेक्शन है, यानी कि डेडली है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है हमारा। बाकी ये हमारा किसकी वजह से होता है ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इबोला वायरस नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि हमारा इबोला वायरस की वजह से होता है। बाकी जब ये हो जाता है, इबोला वायरस लग जाता है, तो प्रॉब्लम क्या क्या आती है। तो एक फीवर होता है बहुत ज़्यादा, बॉडी एक्शन की बॉडी में पेन वगैरह आपको देखने को मिलता है, डायरिया हो जाता है, ब्लीडिंग मतलब ब्लीडिंग बढ़ जाती है। ब्लीडिंग का मतलब ये नहीं है कि अचानक से खून निकलने लग गया, अगर कहीं कटवट लगता है तो जरूरत से ज़्यादा खून निकलता है, बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग भी जगह जगह कहीं कहीं होने लगती है, अगर सीवियर केस हो यानी कि खतरनाक केस हो तब। तो ये हमारा इबोला के क्या है, नुकसान है। अब जो इबोला वायरस का और एक नुकसान क्या है कि ये डैमेज कर देता है हमारे इम्यून सिस्टम को, और जो हमारे इम्यून सिस्टम ऑर्गन को डैमेज कर देगा, तो इससे हमारी बॉडी में जो ब्लड क्लॉटिंग सेल है उनका लेवल रिड्यूस हो जाता है। और इसी वजह से क्या होता है कि जब ये हमारा सीवियर केस होता है तो हमारा अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग होने लगती है, यानी कि खून बहुत ज़्यादा बहने लग जाता है, क्योंकि भाई क्लॉटिंग सेल कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक ब्लड हमारा पतला हो जाएगा और बहने लगेगा ज़्यादा। तो इसीलिए कई केस में इसको क्या है, इबोला हेमरेजिक फीवर भी बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है उस वाले केस में फीवर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो हमारा अप टू 90% है, यानी कि बहुत कम चांस होता है कि भाई इससे बचोगे, इसीलिए इसको डेडली वायरल इन्फेक्शन बोलते हैं। और अगर कुछ भी आपको इसके सिम्टम वगैरह लगते हैं तुरंत चेक कराओ, इससे तुरंत से तुरंत आपको बचना चाहिए। तो इसका कॉजेटिव एजेंट्स हमारा इबोला वायरस हो गया, कोई दूसरी चीज़ नई नहीं है इसमें इबोला वायरस की वजह से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो ये भी हमारा सेम पर्सन टू पर्सन की तरह मतलब कांटेक्ट होता है। अब ये चीज़ मैंने आपको पहले ही मतलब पिछले बता दी कि कैसे होती है। तो एक तो ये पर्सन का पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि इस बंदे की चीज़ कोई अगर ये यूज़ करा है देन हो सकता है। सेकंड हमारा इसमें रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स आती है कि अगर इस बंदे ने मान लो खांसा या फिर छींक रहा है तो जो ड्रॉपलेट्स है वो इन्वायरमेंट में चली जाएगी और जो वायरस है वो हमारा यहाँ पे फैल जाएगा। अब कोई साइड से बंदा गुजर के जा रहा है या वो अगर क्या कर रहा है सांस वगैरह ले रहा है तो ये चीज़ हमारी क्या जाएंगे उस सेकंड बंदे में ट्रांसमिट हो जाएंगे और देन वो वायरस हमारा दूसरे बंदे में जाके इन्फेक्शन कॉज कर देगा। तो इस तरह हमारा ये हो सकता है। बाकी जो हमारे ये मतलब मेन है इबोला वायरस वो ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, तो मंकी वगैरह में, चिंपे और बैट वगैरह हो गए जो, और यहाँ ह्यूमंस वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी एक हमारा पर्सन टू पर्सन समझ गए। सेकंड हमारा ये ब्लड और बॉडी फ्लूइड, अगर बॉडी फ्लूइड्स कहीं ट्रांसफर हो जाता है देन भी हमारा ये वायरस इधर से ट्रांसफर हो जाता है दूसरे बंदे में, जैसे यूरिन सैंपल, सलाइवा, स्वेट, फीसेस, मिल्क, सीमन। अब मिल्क कई बार क्या होता है प्रेग्नेंट लेडी मिल्क सेवन करती हैं तो अगर किसी को हो तब भी ये हो सकता है, फीसेस के थ्रू भी हो सकता है, अभी बेस्ट मटेरियल सीमन के थ्रू भी हो सकता है, जो लोग फिजिकल वगैरह होते हैं तो उस मूवमेंट पे अगर हो जाता है तैन भी हमारा वायरस हो सकता है। तो इतना ज़्यादा ये हमारा डेंजरस वायरस होता है। बाकी ये हमारा ब्रोकन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आई, नोज, इनके थ्रू भी मतलब हो सकता है। अगर कोई स्किन वगैरह की टूटा पार्ट है, कहीं पर हमारा कटवट लग गया है, वहाँ से भी हमारा ये ट्रांसमिट हो सकता है। बाकी ऑब्जेक्ट ऑफ, यानी कि ये देखा जाए बहुत डेंजरस है और बहुत जैसे हमारा ये ट्रांसमिट हो सकता है।
सिम्टम्स के बारे में बात करें हमारा, तो ये हमारा लगभग 2 से 21 दिन के भीतर कोई भी बंदे को इन्फेक्शन की वायरस लग गया। अब जो वायरस है अपना काम धीरे धीरे शुरू करेगा, मतलब ग्रो करेगा उस न्यू ह्यूमन के अंदर, वो 2 से 21 दिन के भीतर कर जाएगा। और इसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे, तो भाई फीवर आएगा उसको, फैटिकनेस यानी कि थकावट होगी, मसल्स पेन, बॉडी में पेन होगा, हेडेक होगा और सोर थ्रोट होगी। तो वही गले में खराश वगैरह होगी। इन सबको आप अच्छे से जानते हो। बाकी इसके जो अदर्स देखा जाए तो वॉमिटिंग, डायरिया, रेजेस ये भी हो सकते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो ब्लड टेस्ट इसका होता है वो होगा। अब जनरल प्रिंसिपल के बारे में अगर बात करें कि इसको कैसे हम प्रिवेंट करेंगे, तो अगर हम उस एरिया में मतलब ट्रैवलिंग बिल्कुल कम करो जिस एरिया में इस वायरस के लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। बाकी इसकी वैक्सीन दी जाती है, तो अगर पहले से वैक्सीन लगवा लोगे तो इसके इतने ज़्यादा नुकसान नहीं होंगे। जैसे हमारा एक होता है RVS ज़ेवॉव एरो, ये वैक्सीन हमारा होता है जो जेयर स्ट्रेन ऑफ वायरस के लिए होता है। बाकी ये हमारे कुछ एनिमल वगैरह के कॉन्टैक्ट से होता है, तो एनिमल से कॉन्टैक्ट को अवॉइड करो जितना पॉसिबल हो सके। मेनली हमारे जो बैट्स होते हैं, मंकी होते हैं, चिंपैंजीज होते हैं, गोरिल्ला होते हैं, इनसे आप बचकर रहो इधर उधर, क्योंकि इनके थ्रू वायरस काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाता है। बाकी जो हेल्थ केयर वर्कर हैं यानी कि जो इन लोगों का इलाज करते हैं, तो उनके लिए तो वही है कि आप मास्क लगाओ, ग्लव्स लगाओ, गॉगल्स वगैरह, यानी कि प्रॉपर कवर रहो, जिससे आप इन लोगों से बच सकते हो। अब ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमारी एक इनमेज़ैब नाम की एक हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है, जिसके अंदर हमारी 3 एंटीबायोटिक्स है, जिसके अंदर हमारी 3 एंटीबायोटिक्स आती हैं। एक हमारी आती है एटोल्टिबिब, एक हमारी आती है मेफ्टिबिमैब और एक हमारी आती है एडिसिमैब। इसके रट्टे लगा लेना, या चलो इन तीनों को छोड़ के ये तो आप याद कर ही लेना। तो ये हमारा एक ड्रग है जो हमारा इस वाले एबोला वाले केस में हम यूज़ करते हैं। बाकी इसके अंदर हमारे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। सिम्टोमेटिक का मतलब क्या होता है अभी समझ लो। जैसे मान लो यहाँ बताया फीवर है, तो फीवर केस में वहाँ भाई हम कोई सी क्या करेंगे, पैरासीटामोल यूज़ कर सकते हैं। मसल पेन है, आइबुप्रोफेन यूज़ कर सकते हैं, पेन किलर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी कि हम सिम्टम्स को पहले क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। साथ के साथ यहाँ रिहाइड्रेशन थेरेपी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भी वीकनेस वगैरह होती है, डिहाइड्रेट होंगे, हमारा बॉडी फ्लूइड जाएगा, तो भाई रिहाइड्रेशन हमारे बहुत ज़रूरी है, ये आप यूज़ करते रहो। तो ये हमारा इसका ट्रीटमेंट था। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब हमारा 4th यहाँ डिसीज आते हैं इन्फ्लुएंजा। तो अगर इन्फ्लुएंजा के बारे में बात की जाए तो ये भी हमारा एक वायरल इन्फेक्टियस डिसीज़ है, और जो हमारा एक RNA वायरस के थ्रू होता है। अब ये जो RNA वायरस है, ये हमारा अदर देन नहीं है, ये भी हमारा क्या है, इसको हम इन्फ्लुएंजा वायरस बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो इन्फ्लुएंजा है इसको हम अदर नाम से जानते हैं, फ्लू नाम से। तो आप लोगों ने सुना होगा, कहते हैं ना भाई फ्लू बहुत फैला है, यानी कि कहाँ भी देखो वायरल इन्फेक्शन है, वायरल फीवर है। तो जो भी हमारी वायरल फीवर वाली बीमारी है वो हमारी यही होती है, इन्फ्लुएंजा वगैरह, जिसको हम फ्लू नाम से भी जानते हैं कि फ्लू बहुत फैल गया, ठीक है। बाकी ये हमारा क्या करता है, ह्यूमंस को, बर्ड्स को और मैमल्स वगैरह को, मैमल्स में हमारे वही आ जाते हैं मंकी, चिंपैंजी वगैरह, तो इन चीज़ों को ज़्यादा ये वायरस हमारा अफेक्ट करता है। बाकी इससे नुकसान क्या क्या होते हैं, तो ये हमारा फीवर कॉज करेगा, पेन कॉज करेगा और जनरल वीकनेस वगैरह, इनकी कमजोरी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो अब इसके कॉजेटिव एजेंट्स क्या है कि इन्फ्लुएंजा किस चीज़ की वजह से होता है, तो ये हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, यानी कि इसका मेनली नाम आपको कुछ अदर याद नहीं करना, इन्फ्लुएंजा वायरस बोल सकते हो। बाकी ये हमारा एक RNA वायरस होता है। अब ये हमारा 3 टाइप्स का होता है, एक हमारा इन्फ्लुएंजा A वायरस है, एक हमारा इन्फ्लुएंजा B वायरस है, अब जो एक हमारा इन्फ्लुएंजा C वायरस भी होता है, जो हमारा मेनली ज़्यादा मतलब यूजुअल नहीं होता है। तो ये हमारा C वायरस है, जो ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होते। मेनली हमारे इसमें आता है वो आता है इन्फ्लुएंजा A वायरस। अब जो इन्फ्लुएंजा A वायरस है, इसके भी 2 मेन हमारे यहाँ पर इसका मतलब वायरस के टाइप समझ सकते हो। एक हमारा आता है हीम ग्लूटेटिन और एक हमारा आता है न्यूरामिनिडेस। तो इसको हम HA बोलते हैं, इसको हम NA बोलते हैं। तो ये वाला हमारा मोस्टली, इसके अंदर भी ये वाला मोस्टली होता है, जिसकी वजह से हमारे 80% केसेज देखने को मिलते हैं। और जो हमारा न्यूरामिनिडेस है, इसकी वजह से लगभग 20% केसेज देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा इन्फ्लुएंजा है, जिसकी वजह से मतलब हमको ये फ्लू देखने को मिलता है, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। बाकी यहाँ अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ये भी हमारा पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, यानी कि जो हमारे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स थे उनकी वजह से ही हमको देखने को मिलता है। यानी कि अगर एक बंदा हमारा खांसता है या छींकता है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स है वो इन्वायरमेंट यानी कि हवा में फैल जाते हैं। और वही इन्वायरमेंट क्या होता है भाई, आपको पता है इन्वायरमेंट रहते हैं हवा में, तो वो दूसरा बंदा सांस तो लेगा, तो उसमें क्या हुई अंदर हमारे चले जाते हैं, और ये क्या कर सकते हैं, वायरस को स्प्रेड कर सकते हैं और नुकसान वगैरह पहुँचा सकते हैं। अब देखो ये जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ये हमारे हर एक डिसीज में जो हमारी रेस्पिरेटरी कनेक्टेड है उसमें सेम आएंगे। तो मैं आपको हर एक में समझा रहा हूँ, अब देखते जाओ भाई, हर एक में आपको ज़रूरत नहीं है वैसे। बाकी ये हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब वही जो मैंने आपको बताया सरफेस या फिर ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि वही मैंने 2 चीज़ें बताई, एक ऑब्जेक्ट की वजह से, एक इस वजह से, तो ऐसे भी हमारा हो सकता है। अब सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारा है मेनली, वो हमारा पहला ऑर्गन है जो इसे अफेक्ट करता है, यानी कि जो हमारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो हमें कुछ इससे रिलेटेड देखने को मिलेंगे। अब इसमें और देखा जाए तो हमारा सबसे ज़्यादा होता है हाई फीवर, यानी कि फ्लू का नाम ही एक तरह से फीवर पर रखा गया कि यहाँ पर क्या है, फीवर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर हेडेक बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि सर दर्द होगा। फिर कफिंग और स्नीजिंग होगी,
यानी कि खांसी और छींकें आएंगी और ये चीज़ हमारे इस वायरस को फैलाने में भी हेल्प करेंगे। फिर यहाँ सोर थ्रोट आ जाएगा, गले में खराश। फिर यहाँ पे एक और नई चीज़ आती है लिथर्जी। तो लिथर्जी मेनली क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन है जब आपको लगेगा आप बहुत ज़्यादा थक गए हो और आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, यानी कि सिंबल देखा जाए तो लो एनर्जी आप एक तरह से बोल सकते हो, ये हमारी वो वाली सिचुएशन हो जाती है। देन हमारा मसल्स पेन, तो देखा जाए तो ये सिम्टम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमारे पहले वाली डिजीज से ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इस तरह आप याद भी कर सकते हो, आपको ज़्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। मेन हमारे यहाँ पे आप डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो इसमें हम सेरोलॉजी एग्जामिनेशन, यानी कि जो हमारा मतलब ब्लड वगैरह होता है उसको जब रखोगे तो उसके अंदर हमारा प्लाज्मा वगैरह निकल आता है। तो इन्हीं चीज़ों से हम यहाँ पता लगाते हैं कि हमको ये वायरस वगैरह है कि नहीं है, ब्लड के अंदर चेक करेंगे हम। ठीक है, अब हम यहाँ मेन चीज़ समझते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, यानी कि हम इन्फ्लुएंजा को कैसे रोक सकते हैं। तो जो हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस है वो हमारा एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है, जिसमें हमारे नोज एंड थ्रोट आते हैं। और एक हमारा अगर ये मतलब सीवर हो जाए, यानी कि अब मान लो कि इसका भाई प्रॉपर टाइम पे इलाज नहीं किया गया, तो जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ से ये नीचे चले जाते हैं और नीचे जाके अगर ये हमारे लंग्स में चले गए देन ये हमारा निमोनिया कॉज करेगा। और ये निमोनिया को हम अपनी वीडियो के सबसे लास्ट वाले, यानी कि जो 10th हमारी डिसीज होगी हमारी निमोनिया होगी, देन हम इस निमोनिया को समझेंगे। तो इसलिए मतलब हमको प्रॉपर टाइम पर इसका इलाज यहाँ पर प्रिकॉशन करने पड़ेगा। तो एक इसका सबसे मेन क्या है कि इम्यूनाइजेशन, के हम क्या करेंगे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो अगर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन से हमको बचने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिर यहाँ प्रिकॉशन में देखा जाए तो प्रॉपर वेंटिलेशन आप प्रॉपर रखो। फिर अवॉइडिंग क्राउडेड प्लेसेस, यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ चांस ज़्यादा है कि भाई किसी को भी ये वायरस हो सकता है और आप लोगों में फैल सकता है। तो ऐसी जगह को आपको अवॉइड करना है। अपने नोज, माउथ और फेस को कवर करके रखना है। स्नीजिंग इनके दौरान भी कवर करना है कि अगर आपको हुआ तो किसी और को ना फैले या आपको किसी और से ना फैले। तो मास्क वगैरह प्रॉपर ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करते हुए रखनी है। उसके बाद यहाँ पर रेगुलर वॉशिंग हैंड, आपको अपने हाथ वगैरह रेगुलर धोते रहना है। और फिर आपको वैक्सीन का भी आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें हमारी एक आती है किल्ड वैक्सीन, एक हमारी आती है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। तो जो हमारी किल्ड वैक्सीन है ये हमारी 2 डोज में दी जाती है। पहला डोज हमारा जैसे दिया गया तो ये मतलब 3 से 4 हफ्ते के बीच में डोज दी जाती है, यानी कि मान लो अगर आज एक डोज दिया गया तो 3 से 4 हफ्ते बाद हमारी दूसरी डोज दी जाएगी। तो ये 2 डोज में हमारी दी जाती है किल्ड वैक्सीन और ये हमारी साल में एक बार देना, मतलब समझ सकते हो कि दे दो तो हमारा ये मतलब ये नहीं होगा इन्फ्लुएंजा वगैरह। ठीक है, बाकी यहाँ अगर लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन देखी जाए तो ये हमारी एक ट्राइवेलेंट होती है और ये सिंगल डोज हमारी इंट्रानेजल के थ्रू दी जाती है 2 से लेकर 49 साल तक के लोगों के बीच। तो ये हमारी इस तरह होती है। बाकी अगर ड्रग्स देखा जाए तो ये हमारे एक वायरस की वजह से होता है, तो यहाँ पर एंटीवायरल ड्रग्स का हम यूज़ करेंगे इसको ट्रीट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए हमारा एक टेमीफ्लू आर, ये मतलब ब्रांड हो गया, एमेनिटाइडिन हो गया या रेमिटाइडिन हो गया। तो ये हमारे कुछ एंटीवायरल ड्रग हो गए। अब अगर हम अपनी नेक्स्ट डिसीज देंगे 5वीं, तो हमारी आती है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। आई नो ये मैं ज़्यादा लेंदी नहीं खींच रहा हूँ, पर यकीन मानिए आपको इतना ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो मान लो इन्फ्लुएंजा हमारा आता है 5 नंबर में या 7 नंबर में आता है, 10 में आएंगे तो 2 डिजीज आएंगी। तो अगर देखा जाए यहाँ पर आपका इंट्रो हो गया, कॉजेटिव एजेंट्स हो गए, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गए, सिम्टम्स हो गए, डायग्नोस हो गया और मन के इतना आपके लिए मोर देन इनफ है। ये बड़ी नोटबुक भी है, तो अगर आप इसको लिखोगे तो आपके 3 से 4 पेज आराम से बढ़ जाएंगे। तो ये देखा जाए मोर देन इनफ है आपके लिए और इतना ठीक है, ज़्यादा भी मतलब ऐसा नहीं होता भर भर के लिखोगे आपके लिए ठीक है। तो हमारी 5th है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो यहाँ पर देखो रेस्पिरेटरी का मतलब क्या है कि ये हमारी क्या होगी, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से कनेक्टेड है, तो उसी में कोई हमारा इन्फेक्शन हो जाता है। अब ये हमारा मल्टीपल चीज़ों के थ्रू हो सकता है, कैसे समझते हैं। तो इट इज़ एन इन्फेक्टेड डिजीज, ये हमारी एक इन्फेक्टेड डिजीज है विच में ऑकर्स इन्फ्लामेशन इन एनी पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो इसके अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है हमारा, उसके अंदर कहीं भी हमारी इन्फ्लामेशन हो सकती है। अब इन्फ्लामेशन में हमारी स्वेलिंग वगैरह हो सकती है, पेन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। अब ये हमारी कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो हमारी नोज से स्टार्ट हो गया एल्वलाई, जो हमारा सबसे लास्ट पार्ट अंदर का है, जिसमें हम क्या करते हैं ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, उस जिसके थ्रू वो वाला पार्ट है एल्वलाई हमारे लंग्स के अंदर। तो पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहीं भी हमारा ये इन्फ्लामेशन हो सकता है इस इन्फेक्शन के थ्रू। इस इन्फेक्शन को ARI बोलेंगे शॉर्ट में, तो आप अभी याद रखना। अब ये जो इन्फेक्शन हमारा 2 पार्ट्स में हो सकता है, एक हमारा होगा एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एक हमारा होगा एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है इसमें क्या होगा कि जो हमारा साइनस है, ऊपर नोज का ये पार्ट है, वहाँ से लेकर वोकल कॉर्ड तक, यानी कि हमारा जो यहाँ पे, अब मैं यहाँ कैसे दिखाऊँ, जो गले वाला पार्ट है आप खुद देख सकते हो, वहाँ से वोकल कॉर्ड तक हमारा अगर इन्फेक्शन होता है ऊपर वाले एरिया में, तो ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहलाता है। और इसके थ्रू हमारा क्या हो सकता है कि भाई कॉमन कोल्ड, हमको कोल्ड वगैरह देखने को मिलेगा। फेरेंगाइटिस का मतलब क्या है, सोर थ्रोट, जो गले में खराश वगैरह वो देखने को मिलेगी। और एक और इसमें नई चीज़ होती है ईयर इन्फ्लामेशन, यानी कि ओटाइटाइसिस हो सकता है, यानी कि हमारे कान में भी ये इन्फ्लामेशन कर सकता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है क्योंकि ये ऊपर वाले पार्ट में जाके हमारे कान में भी इन्फ्लामेशन
कॉज कर सकता है। तो ये अपर रेस्पिरेटरी हो गया। अब अगर लोअर रेस्पिरेटरी के बारे में बात करें तो ये वोकल कॉर्ड से लेके हमारे लंग्स तक, यानी कि जो एल्वुलाई वाला पार्ट है वहाँ तक हमको नुकसान पहुँचा सकता है। अब इसके अंदर हमारे एपिग्लोटिस आ जाता है, लेरिंगाइटिस आ जाता है और लेरिंगोट्रैकियाइटिस आ जाता है, ब्रोंकाइटिस आ जाता है, ब्रोंकोक्लेटिक और निमोनिया। तो अगर देखा जाए तो अगर हमारा जो वायरस है वो हमारा अगर एल्वुलाइज वाले पार्ट में पहुंच जाता है तो वो निमोनिया हो गया। ठीक है, सिंपल सा फर्क याद रखना। एपिग्लोटिस हमारा जो गले के जस्ट नीचे वाला पार्ट है, लेरिंग हमारा बोलने वाला पार्ट हो गया हमारा, ब्रोंकाइटिस हमारे जो ब्रोंकाई होते हैं उनमें कोई हो गया, ब्रोंकोलाइटिस जो ब्रोंकाई की जो ब्रांचेस होती हैं ऐसी वाले, उन ब्रांचेस में अगर कोई इन्फ्लामेशन हो गया तो उन्हीं के बेस पर ये चीज़ें हमारी यहाँ पर क्या है डिवाइड कर दी गई हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहीं भी कोई भी अगर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन कॉज होता है तो वो हमारा एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहलाता है। अपर लोअर दो होते हैं, हमारा जो वोकल कॉर्ड तक हमारा अपर में आ जाता है, उससे नीचे हमारा लोअर में आ जाता है। ठीक है, बाकी ये हमारा जो होता है डेंजरस होता है मेनली बच्चों के लिए, ओल्डर बच्चों एडल्ट के लिए, और अगर किसी का जो इम्यून सिस्टम वीक है तो उसको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर पहले अगर पॉजिटिव एजेंट्स देखें तो इसमें कोई हमारा फिक्स नहीं होता, लेकिन मेनली हमारे ये बैक्टीरिया और वायरस के थ्रू ही हमारा ये देखने को मिलता है पूरा ARI। अब यहाँ पर अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखें तो ये हमारा पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, यानी कि एयर बॉर्न रूट जो हमारे होते हैं जिसमें कफिंग और स्नीजिंग आता है, उनके थ्रू हमारे ट्रांसमिट होते हैं। यानी कि जो कहानी मैंने अभी आपको पहले बताई थी, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पर्सन छींक रहा है, खांस रहा है, तो जो हमारे ड्रॉपलेट्स हैं वो अगर कोई दूसरे बंदे में चले जाते हैं, अब इन्वायरमेंट में कैसे भी चले जाते हैं, ऑब्जेक्ट रूमाल वगैरह यूज़ करके, या कोई भाई मोस्टली आपने देखा होगा ऐसे ही छींक देते हैं, कोई ना प्रॉपर हैंड का यूज़ करता है ना प्रॉपर उसका यूज़ करता है भाई अपने ग्लव्स वगैरह या फिर हैंकी वगैरह का, तो उस केस में ये हमारे ज़्यादा फैल जाते हैं। तो ये हमारा पर्सन टू पर्सन का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कॉन्टेक्ट से हमारा ये ट्रांसमिट हो सकता है। सिम्टम्स के बारे में अगर बात करें तो रनिंग नोज हमारी देखने को मिलती है, नाक बह रही होगी, कफ हो गया, खांसी हो गई, सोर थ्रोट हो गया और डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत हो गई, फीवर देखने को मिल सकता है, ईयर प्रॉब्लम जो मैंने बोला ईयर इन्फ्लामेशन, तो ईयर प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है हमारी। बाकी बच्चों में देखा जाए तो मेनली कोल्ड और कफ मिलता है, और अगर ये सीवर केस में चला जाए तो ये हमारा जो वायरस है वो हमारा अंदर लंग्स में एल्वुलाइज में चला जाएगा तो निमोनिया कॉज करेगा, और निमोनिया हमारे क्या है थोड़ा सा डेंजरस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ समझ गए सिम्टम। अब अगर डायग्नोस के बारे में बात करें तो इट इज एग्जाम बाई चेकिंग इन्फ्लामेशन इन लंग्स, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन को चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उससे सांस लो, ऐसे जब सांस लेंगे तो अब नॉर्मल अगर कोई साउंड आ रहा है या वूपिंग साउंड आ रहा है, ऐसा लग रहा है कोई चीज़ अटक रही है बीच में, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि भाई इन्फ्लामेशन हो रखा है। ठीक है, तो इस केस में हम पता लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पर किसी बंदे को ARI हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है। सेकंड केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे उसको पता नहीं लग रहा तो हम उसका एक्सरे या फिर CT स्कैन के थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं कि इन्फ्लामेशन तो नहीं है अंदर। तो अब अगर हम यहाँ बात करेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ARI, यानी कि जो हमारा एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है इसको हम बचा कैसे सकते हैं। तो देखो यहाँ पर देखा जाए तो अगर सीवर कॉम्प्लिकेशन मतलब ये कॉज कर सकता है, आपको पता है यहाँ पर, जिससे हमारा क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी अटैक अरेस्ट आ सकता है, रेस्पिरेटरी फेल हो सकता है, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये कुछ प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम इसका इलाज ना करें। तो क्या क्या करना पड़ेगा, तो पहले अगर प्रिकॉशंस के बारे में बात करें, अब जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मैं ऐसे बनाऊंगा कि प्रिकॉशंस हो गए, अगर उसकी वैक्सीन है वैक्सीन, और जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो क्या हो गया। तो इस तरह से आपके लिए ये थोड़ा सा ईजी हो जाएगा और आप इसे अच्छे से लिख कर आ सकते हो। तो अगर प्रिकॉशंस के बारे में बात करें तो आपको जो अपने हाथ है वो रेगुलर धोने हैं, और अगर आप कोई पब्लिक प्लेस में जाते हो तो आपको बहुत अच्छे से धोने हैं, क्योंकि हो सकता है आप कहीं पे टच वगैरह कर गए हो तो वहाँ, यानी कि कहीं कहते हैं ना जब भी बाहर से आओ तो अपने हाथ मुंह और पैर वगैरह धो के रखो, तो इससे आपकी बीमारी होने के चांस बहुत कम रहते हैं। मास्क वगैरह का प्रॉपर यूज़ करो, अवॉइड टचिंग फेस, आई एंड माउथ। जब भी आप बाहर जाओ तो ट्राई करो कि आप अपने हाथों से अपने मुंह वगैरह को ना छुओ, जिससे वो वायरस आपके अंदर एंटर ना करे, हाथों पे रहेगा, आप उनको वॉश कर सकते हो। फिर अवॉइड स्मोकिंग एंड एयर पॉल्यूशन, स्मोकिंग आपको अवॉइड करनी है और एयर पॉल्यूशन से आपको बच के रहना है। इससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी वीक नहीं होगी, और आप जब बच के रहोगे तो अगर कोई वायरस आ भी जाता है उससे लड़ सकते हो। उसके अलावा आपको गुड एंड हेल्दी डाइट वगैरह आपको अच्छी लेनी है, विटामिन वगैरह का यूज़ करना है, जिससे आपकी इम्यून सिस्टम आपका बूस्ट रहे। तो ये हमारी प्रिकॉशंस हो गए। अब अगर वैक्सीन के बारे में बात करें यहाँ पर, तो देखो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोई एक पर्टिकुलर एक नहीं है कि भाई ये है, आपकी मल्टीपल चीज़ हो सकती है, निमोनिया वगैरह भी हो सकता है, ये चीज़ है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर वैक्सीन का यूज़ कर सकते हो, जो हमारी एक होगी MMR वैक्सीन, यानी कि मीजल्स के लिए, मम्स के लिए एंड रूबेला के लिए। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कमेंट्स में अब तक ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा, इस MMR को आप डिफाइन करो और ये एक एक चीज़ के बारे में, क्योंकि ये मैंने कभी मतलब आप लोगों के लिए ये कुछ नया होगा, मीजल्स वगैरह ये, तो इनको आप क्या समझते हो कमेंट्स में लिख के बताओ। और ये जो चीज़ है आपके नेक्स्ट यूनिट यानी कि 3rd यूनिट में भी आने वाली है, तो आप कमेंट करके बताओ। फिर ये पर्ट्यूसिस वैक्सीन ये हमारी क्या है, इनको आप कमेंट्स करके बताओ, मजे आएगा। बाकी ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं, या नीमोवैक्स हमारी जो निमोनिया के लिए वैक्सीन है वो भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। बाकी इन्हीं को मैं ऐसे करा रहा हूँ सिलेबस वाइज, जो हमारी नेक्स्ट यूनिट होगी वहाँ से हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज सारा कुछ कवर करेंगे। तो अब अगर हम यहाँ ट्रीटमेंट के बारे में बात करें
तो कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट तो इसका नहीं है, लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। सिम्टोमेटिक का मतलब मैं पहले वैसे आपको बता चुका हूँ कि अगर मान लो फीवर है तो फीवर के लिए हम पैरासीटामोल दे रहे हैं, अगर किसी को ज़्यादा दर्द हो रहा है तो पेन किलर्स दे रहे हैं, या अगर दर्द है तो हेडेक के लिए हम दे रहे हैं चीज़ें ऐसे करके। ताकि इसमें एंटीबायोटिक्स का हम यूज़ कर सकते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे मतलब जिसकी वजह से होगा, कोई वायरस की वजह से होता है तो एंटीवायरल यूज़ कर सकते हैं, बैक्टीरिया की वजह से है तो एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल हम ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमारे यहाँ कंप्लीट हुई। अब हमारे यहाँ से आती है मलेरिया से क्या। तो अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारी आने वाली जो 4 डिजीज़ हैं, यानी कि इसका नाम है मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू और लिम्फेटिक फिलेरिया। ये चारों की चारों जो हमारी शुरू मतलब जिसकी वजह से होती है वो हमारे क्या है, मच्छर है, यानी कि मॉस्किटो है। तो इसके जो हमारे मेनली देखा जाए सिम्टम्स या हम बोले मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमारे एकदम सेम रहेगा। इसके बाद इसके जो जनरल प्रिंसिपल एंड ट्रीटमेंट वाला जो सीन है वो भी हमारा ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो मैं मलेरिया को आपको थोड़ा सा डिफाइन करके अच्छे से समझाता हूँ, बाकी मैं आप सेम करके लिख दूंगा तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इससे थोड़ा टाइम आपका बचेगा और कहानी आपको अच्छी थोड़ी सी समझ आएगी। तो अब अगर यहाँ मलेरिया के बारे में बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड डिसीज कॉज्ड बाय ए प्लाज्मोडियम पैरासाइट, यानी कि एक हमारी बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है जो हमारी एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होती है, जो एक हमारा प्रोटोजोआ होता है, यानी कि एक माइक्रोब्स ही होता है, लेकिन ये इसमें हमारा बैक्टीरिया वायरस नहीं आएगा, ये हमारा एक पैरासाइट की वजह से होता है और इसको हम जो है प्रोटोजोआ बोल सकते हैं। तो ये हमारा एक सीरियस है, लाइफ थ्रेटनिंग है, यानी कि डेंजरस भी हो जाता है समटाइम, और ये हमारा क्या है, फैटल डिजीज है जो हमारी स्प्रेड होती है, यानी कि फैलती है स्प्रेड हमारी एक मॉस्किटो यानी कि मच्छर के थ्रू। यानी कि आप लोगों ने वो कहावत सुनी होगी, मच्छर भाई क्या से क्या नहीं करा देता। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो जो हमारा पैरासाइट है वो ट्रांसमिट हो जाता है ह्यूमन थ्रू द वाइट ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो और इन्फेक्टेड मॉस्किटो। तो मलेरिया के लिए आप एक नाम हमेशा याद रख के रखना है जो कहीं भी हमारा आ जाता है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। तो ये हमारी एक वो मच्छर, स्पेशल मच्छर है जिसकी वजह से हमारा मलेरिया फैलता है। फीमेल है, इसको लिखना जरूरी है क्योंकि ये फीमेल होता है, एनाफिलस मॉस्किटो, जिसकी वजह से हमारा मलेरिया पूरा फैलता है। तो अब अगर हम कॉजेटिव एजेंट्स के बारे में बात करें तो इट इज कॉज्ड बाय ए प्लाज्मोडियम पैरासाइट, जो एक हमारा प्रोटोजोआ है, इसकी वजह से हमारा ये होता है। अब जो प्लाज्मोडियम है ये हमारे 4 वेरिएंट में आता है। एक हमारा प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम है, प्लाज्मोडियम यहाँ प्लाज्मोडियम बाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम ओवल है, प्लाज्मोडियम मलेरिया ही है। तो यहाँ पर जो मेन हमारा होता है लगभग 70% मोर देन 70% हमारा प्लाज्मोडियम बाइवेक्स की वजह से होता है। देन यहाँ पर हमारा लगभग 30% या 25% फाल्सीफेरम, और बाकी ये 1-2% हमारे इनकी वजह से होता है। तो मेनली हमारा प्लाज्मोडियम बाइवेक्स की वजह से हमको मलेरिया देखने को मिलता है। अब जो मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड है वो लगभग 8 से 17 दिन है, यानी कि अगर ये जो मतलब मच्छर किसी को काट लेता है तो तुरंत उसको ये सिम्टम वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, उसको 8 दिन बाद जो है उसको अपने बॉडी में देखने को मिलेगा कि भाई मलेरिया वगैरह कॉज हो सकता है। ठीक है, बाकी अगर सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इससे क्या है, फीवर हो सकता है, यानी कि फीवर ही हमारा बहुत तेज आता है, और विथ चिल्स मतलब ठंड लग के जो फीवर आता है, कहते हैं ना भाई ठंड देकर फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है ठंड देके, तो इसी को हम बोलते हैं फीवर विथ चिल्स की बहुत ज़्यादा क्या है, कपकपी या ठंड लगेगी और फीवर आ रहा होगा। ठीक है, तो हाई फीवर हो गया, हेडेक हो गया, भाई सर दर्द हो गया, वॉमिटिंग हो गई, टैकीकार्डिया मतलब होता है हार्ट रेट एकदम बढ़ जाना, और नोजिया अजीब सी बेचैनी होना। ठीक है, तो ये हमारा मेन आपको याद रखना है फीवर, क्योंकि भाई मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड ये सब में हमारा क्या है, मेनली फीवर ही हमको देखने को मिलता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो आपको पता है अच्छे से कि इट इज ट्रांसमिट थ्रू द वाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। यानी कि मान लो कि कोई हमारा एक मच्छर है, उसने क्या किया, इस बंदे को काट लिया, फिर वही बंदे ने मच्छर ने क्या किया, इस बंदे को काट लिया, तो ये मच्छर हमारा है वो क्या कर रहा है, यहाँ से इस बंदे से बीमारी इस बंदे में क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो ये हमारा एक मच्छर है जो क्या कर रहा है, सारी की सारी जड़ यहाँ पर मलेरिया के लिए होके बैठा है। डायग्नोस के बारे में बात करें, बाकी इस मलेरिया के जो डिटेल्स मानी कि कैसे क्या है वो हमने शायद 5th या 6th में कवर किया था, आप चाहो देख सकते हो एंटी मलेरियल ड्रग के अंदर। अब डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो ये हमारा लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट, इसके लिए ब्लड टेस्ट होता है। बाकी एक किट भी आती है पूरे मलेरिया एंटीजन की, तो उसमें हम इस तरह से पूरा डाल के ब्लड वगैरह चेक कर लेते हैं मलेरिया है या नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया के बारे में बात करें तो ये प्रिकॉशन आप समझ लो जो हमारे आने वाली आगे की डिजीज चिकनगुनिया, डेंगू और लिम्फेटिक फिलेरियास में हमारे काम आने वाली है। तो ये आपको बताया कि भाई मच्छर की वजह से होती है, तो मच्छर से बचने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप कपड़े जो पहने वो फुल स्लीव्स के पहनो, यानी कि जो आपकी बाजुएं पूरी हो, और ट्राउजर वगैरह पहनो, हाफ पहनोगे तो भाई मच्छर काटेंगे, तो पूरे कपड़े पहनो, यहाँ तक पूरे बाजू तक आने चाहिए, पैर में आपके पूरा होने चाहिए, शूज वगैरह डाल के रखो जब आप कहीं बाहर वगैरह जाते हो, जिससे मच्छर आपको कम काट सके। फिर यहाँ मच्छर का भाई काटने से बचा लिया। देन आता है मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम, यानी कि मॉस्किटो रेपेलेंट, यानी आपने एक ओडोमॉस सुनी होगी। फिर एक हमारी मच्छर लोशन आती है बहुत ज़्यादा, जो अगर वो आप खाली जगह पे ऐसे हाथ पैर पे लगा दोगे, साइडों पे लगा दोगे, तो मच्छर वहाँ पे आपको नहीं काटेगा, वो उसकी स्मेल वगैरह से दूर रहेगा। ठीक है, बाकी अपने आस पड़ोस के एरिया में जो स्प्रे वगैरह भी किए जाते हैं तो वो यूज़ करो, जिससे जो मच्छर वगैरह हमारे
मारे जाएँ या कम रहें। बाकी आप साफ़ सफाई यूज़ करो, यानी कि एक और मैं यहाँ पॉइंट ऐड करूँगा, पर्सनल हाइजीन बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखो, जिससे क्या होगा, मच्छर आपके आस पड़ोस में भी नहीं आएंगे। फिर यहाँ पर स्क्रीन्ड विंडो इन हाउस, यानी कि जो आप विंडो वगैरह रखो तो उसमें वो जाली वाले होने चाहिए। जाली वाले होंगे तो मच्छर आपके अंदर नहीं आ पाएंगे। और जब भी कभी सो बाहर या कैसे भी, तो यूज़ मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो का नेट यूज़ करो भाई, मच्छरदानी यूज़ करो। फिर यहाँ पर है वर्निंग्स ऑफ मॉस्किटो कॉइल। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो मॉस्किटो की जो कॉइल वगैरह होती है, आपने यहाँ पर सुना होगा, अभी जस्ट नाम ही याद नहीं आ रहा, जो मच्छर की कॉइल होती है ना, वो जलाते हैं डेली, बहुत लोग सोते हैं। अब तो बहुत चीज़ें आ गई हैं, मतलब कुछ पेपर वगैरह भी आते हैं और कुछ अगरबत्ती टाइप में भी आ रही हैं मॉस्किटो कॉइल, तो बहुत चीज़ें आ रही हैं। तो इनको आप यूज़ करो, जिससे मच्छर वगैरह हमारे मारे जाएँ। अगर आपको नाम याद है आप कमेंट्स में लिख के बताओ, ठीक है। बाकी यहाँ पर अवॉइड बीइंग बिटन बाय ए मॉस्किटो, तो ओवरऑल आपको क्या करना है, मच्छर से कटने से बचना है। अगर आपने वो कट के बच गए तो आप अच्छे खाते मतलब सेफ रहोगे। बाकी ऐसे एरिया में कम जाओ जहाँ पर मतलब मच्छर वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारा प्रिकॉशंस हो गए। ये प्रिकॉशंस आपको आने वाली तीनों चीज़ों में यूज़ होंगे, तो इसको आप अच्छे से समझ लो या स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। अब ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो जो ये ट्रीटमेंट हमारा अलग अलग होगा, अलग अलग बीमारी के लिए। तो यहाँ पर हमारे जो एंटी मलेरियल ड्रग्स का हम यूज़ करेंगे, तो इसमें हमारे क्विनिलोन्स आते हैं, क्विनिल सल्फेट, या आप में जहाँ 2-3 नाम याद रखना ड्रग्स में, एक क्लोरोक्विन हो गया हमारा, एक पामाक्विन हो गया हमारा, प्रीमाक्विन हो गया, मेफ्लोक्विन हो गया। तो ये 3-4 नाम है जो हमारे एज अ एंटी मलेरियल ड्रग यूज़ होंगे मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। अब कुछ और अगर बातें यहाँ पर यूज़ करें तो आप ट्राई करो कि भाई पानियों को आप इधर उधर मतलब ज़्यादा स्टोर करके ना रखो, और उसको कवर तो आपको जरूर करना है, क्योंकि ऐसी जगह पे क्या है कि मच्छर हमारे उक्कर आ जाते हैं, मतलब मच्छर हमारे वहाँ पर आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाते हैं। बाकी इट फीवर इट रिड्यूस नॉट अराइव, तो बाकी आप टाइमली मतलब अपना इलाज कराओगे। अगर आपको लगता है फीवर वगैरह हमारा ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिलाओ। और ओटीसी मेडिसिन आपको यूज़ करनी है, पैरासीटामोल वगैरह, लेकिन एस्पिरिन को आप अवॉइड करो। और ज़्यादा मतलब वो भी नहीं करना है कि आप लगातार नसेट्स का यूज़ कर रहे हो, मतलब ओटीसी ड्रग का इतना भी आपको यूज़ नहीं करना है। ओटीसी ड्रग की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट्स में लेकर बताओ, देखते हैं कितने लोग आता है ये चीज़। बाकी ये हमारा हो गया मलेरिया के बारे में। मेन आप यहाँ प्रिकॉशन वगैरह समझ गए होगे, बायोवैक्स की वजह से ये कहानी आप समझ गए। जो भी आपको अगर डाउट लगता है ना, थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देख सकते हो, क्योंकि दोबारा बोलने से वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, आप ही को प्रॉब्लम होगी, तो थोड़ा सा रिवाइज करके आप दोबारा देख सकते हो। बाकी 7th हमारी डिसीज आती है चिकनगुनिया के बारे में। तो चिकनगुनिया जो हमारे यहाँ मतलब जो बीमारी है, कॉज है, इन्फेक्शन है, वो हमारे एक वायरस की वजह से होता है। अगेन हमारा वायरस आ गया, और ये हमारा चिकनगुनिया वायरस की वजह से होता है। तो अब तक आप वायरल इन्फेक्शन के बारे में पढ़ चुके हो, मच्छर की वजह से होता है, तो मलेरिया के बारे में पढ़ चुके हो। तो इस वाले जो चिकनगुनिया, इसका इलाज आप अपने हाथों से दोनों तरह से जानते हो। तो अब ये चिकनगुनिया करता क्या है, तो इट कैन कॉज हाई फीवर, यानी कि अगर ये वायरस किसी को लग जाता है तो भाई उसको बहुत ज़्यादा फीवर आता है। और सेकंड इसमें जो अलग चीज़ है वो क्या है, सीवर जॉइंट पेन। तो जॉइंट पेन हमारा बाकी चीज़ों में नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जॉइंट पेन हो रहा है, मसल पेन देखने को मिलेगा और हेडेक देखने को मिलेगा। कॉजेटिव एजेंट्स क्या इसका, तो ये हमारा चिकनगुनिया वायरस की वजह से होता है, जिसको चिक वायरस भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये आप याद रखना, ठीक है। बाकी यहाँ मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो ये हमारा फैलता कैसे है, तो जैसे हमारा मलेरिया फैल रहा था वैसे ही हमारा ये फैलता है, बस मच्छर हमारा बदल जाता है। वहाँ पर हमारा फीमेल एनाफिलियस मॉस्किटो था, यहाँ पर जो हमारा मच्छर है वो हमारे एडीज एल्बोपिक्टस और एडीज एजिप्टी। तो ये एडीज एजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस ये हमारे 2 मच्छर होते हैं। ये क्या करते हैं कि अगर किसी हमारे बंदे को यहाँ पर मान लो कि भाई अगर मान लो ये हमारे 2 पर्सन है और अगर इसको काट लिया और ये हमारा इन्फेक्टेड था, तो वो मच्छर हमारा चलता रहेगा। भाई मच्छर तो दया करता नहीं है, वो इसको भी काटेगा। तो जब इसको काटेगा तो जो वायरस उसके मुंह में यहाँ लग गया इन्फेक्टेड, वो वायरस क्या करेगा, वो इस वाले बंदे में अंदर छोड़ देगा, और इस तरह से हमारा जो वायरस है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो गया। तो इसमें जो हमारा वायरस है वो ऐसे नहीं हो रहा कि भाई हम छींक रहे खांसने से, नहीं, ये जो वायरस है वो हमारे यहाँ मच्छर के काटने से हो रहा है। तो ये एडीज एल्बोपिक्टस और एडीज एजिप्टी, ये नाम याद रखना, जो चिक वायरस को हमारे ट्रांसमिट कर देते हैं, इधर से उधर, ठीक है। तो इस वजह से हमारा होता है। बाकी इसमें होस्ट मेनली मंकीज़ को सबसे ज़्यादा ये चिकनगुनिया देखने को मिलता है, बाकी ह्यूमंस को, रोडेंट को और बर्ड्स को देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखा जाए सिम्टम्स के अगर बारे में बात करें यहाँ पर, तो ये जो हमारा इंक्यूबेशन पीरियड है इस वाले वायरस का वो 1 से 12 दिन है। तो सिम्टम्स हमको 10 से 12 दिन मतलब यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए मतलब 1-2 दिन के बाद से ही हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, 1 से 12 दिन के भीतर, ठीक है। अब अगर इसके सिम्टम देखा जाए तो सीवर जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है, फीवर देखने को मिलेगा, चिल्स ठंड लगेगी, नोजिया देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग हो गया, हेडेक हो गया, आंखों का लाल हो जाना, और रेजेस ऑफ लिम्स वगैरह, आपके जो हाथ पैर है उन पर मतलब थोड़े बहुत रेजेस देखने को मिलते हैं, या डायरिया भी हो सकता है, बहुत रेयर है। तो मेन हमारे क्या है, जॉइंट पेन आपको होगा और फीवर होगा और चिल्स और नोजिया। तो ये 3 आपके लिए मेन है, जॉइंट पेन, फीवर और चिल्स, ठीक है। चलिए
डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो इसको हम ब्लड टेस्ट के थ्रू डायग्नोस कर सकते हैं। बाकी इसमें सेरोलॉजिकल और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये भी कुछ होते हैं, तो मेन आप ब्लड टेस्ट लिख देना बहुत है आपके लिए। तो अब मेन आता है कि इसको प्रिवेंट एंड कंट्रोल कैसे करेंगे। तो देखो जो चिकनगुनिया है वो हमारा क्या है, मॉस्किटो के थ्रू होता है। तो जो प्रिकॉशंस हमको लेने हैं वो हमको सेम लेने हैं जो हमने मलेरिया में लिए थे। ये कहानी आप याद रखना। अभी बता देता हूँ कि जो जो हमने प्रिकॉशन यहाँ लिए थे कि लॉन्ग स्लीव डालनी है, रेपलेंट क्रीम यूज़ करो मॉस्किटो के लिए, कॉइल यूज़ करो, ये यूज़ करो, वो करो, तो जितने भी हमारे मच्छर को मारने और उनसे बचने के सारे उपाय हैं वो सब आप सेम लिखोगे चिकनगुनिया के अंदर। बाकी कुछ अगर ऐड करना है तो हम हेल्थ एजुकेशन को ऐड कर सकते हैं। कवर टैंक वगैरह मैंने नीचे भी बता दिया था, वो आप देख लेना। बाकी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ यानी कि मच्छरों को मारने के लिए हम यहाँ पर यूज़ ऑफ अवेट, ये हमारी एक ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड्स है, यानी कि जो हम बाहर डालते हैं ना छिड़काव, जो मैंने यहाँ भी आपके लिए लिखा था कि यहाँ आप स्प्रे वगैरह कर सकते हो। तो ऐसे स्प्रे भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। दुबई कहानी सेम ही, मतलब आपको मलेरिया की तरह प्रिकॉशन यहाँ पर यूज़ करने, ठीक है। अब ट्रीटमेंट के बारे में अगर यहाँ बात करें तो जो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है चिकनगुनिया का, लेकिन यहाँ हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सिम्टोमेटिक जैसे अगर फीवर वगैरह आ रहा है तो उसके लिए पैरासीटामोल, दर्द वगैरह होता है आइबुप्रोफेन, लेकिन ज़्यादा नशेड़ यानी कि एस्पिरिन वगैरह का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो यही है। बाकी एक सलाह क्या रहेगी, पेशेंट शुड बी हाइड्रेटेड, यानी कि आपको अपनी बॉडी के अंदर हाइड्रेट रखना अपने आप को, तो ये मेन है, ठीक है। तो चिकनगुनिया आप समझ गए। अब यहाँ अगर डेंगू के बारे में हम बात करें तो डेंगू, देखो मैं जानता हूँ कि अगर डिसीज़ को हम एक बार फिर से करते हैं तो बचेगा, लेकिन आप थोड़ा रिवाइज करके देख सकते हो। डेंगू के बारे में अगर बात करें तो ये भी हमारा एक कॉमन और एक हमारा सीवर इलनेस है जो कॉज किया जाता है फ्लैबी वायरस के थ्रू। तो फ्लैबी वायरस को ही हम जो है डेंगू वायरस भी बोलते हैं, ये नाम याद रखना, आपके बहुत काम आएगा। बाकी ये हमारा मेनली क्या करता है, हैवी फीवर कॉज करता है, बहुत तेज बुखार आता है। अब इससे क्या होगा, ठंड लग के बुखार आता है, चिल्स होती है, विच कैन बी डेंजरस इन सीवियर कंडीशन। अगर इसका प्रॉपर टाइम से इलाज ना किया जाए तो इससे जान भी जा सकती है। क्यों जाती है वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। तो कॉजेटिव एजेंट्स के बारे में बात करें तो हमारा एक फ्लैबी वायरस की तरह होता है जो हमारा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होता है हमारा। अब ये हमारा मतलब इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो एक डेन 1, डेन 2, डेन 3 एंड डेन 4, ये हमारे इसके टाइप्स होते हैं। ज़्यादा हमको डिटेल्स में नहीं जाना है, मेन हमारा इसमें क्या है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज होता है। सिम्टम्स के बारे में बात करें तो सिम्टम मेरे को लगभग 3 से 10 दिन के भीतर देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। बाकी इसमें सिम्टम मेनली हमारा क्या है, फीवर, हमको हाई फीवर आता है लगभग 104 डिग्री, जो काफ़ी ज़्यादा हो गया। फिर चिल्स, ठंड लगना हो गया, सीवर, हेडेक हो गया, तो ये 3 हो गए। फिर मसल जॉइंट पेन हमारा होने लगता है, नोजिया, वॉमिटिंग, पेन बिहाइंड आंख के पीछे थोड़ा दर्द, स्वेलन, ग्लैंड्स वगैरह हमारे स्वेल हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटलेट काउंट्स हमारे डाउन हो जाते हैं। और प्लेटलेट जो डाउन होता है उसी की वजह से जो डेंजरस हो जाते हैं, जैसे कि मर रहे हैं। अगर प्लेटलेट्स हमारे 1 लाख से कम होते हैं, डेंगू हो गया लगभग, और अगर और कम हो जाते हैं 60, 70, 50 हज़ार, तो वो डेंजरस सिचुएशन हो जाती है और इससे बंदे की जान जाने का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये हमारी मेन चीज़ होती है। बाकी जो हमारे डेंगू है, जो हमारे 2-3 तरह से हो सकता है। माइल्ड डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम हो गया। तो माइल्ड डेंगू फीवर में क्या है कि कुछ हफ्ते बाद हमको क्या है देखने को मिल जाते हैं, मतलब जो सिम्टम वगैरह है। डेंगू हेमरेक फीवर और जो डेंगू शॉक सिंड्रोम है, इन दोनों में जो हमारी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ब्लीडिंग होने की वजह से जब खून की कमी हो जाती है तो इसीलिए इसको डेंगू हेमरेक फीवर बोलते हैं। जो माइल्ड है लेकिन हमारा कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है, वर्सन यानी कि डेंजरस, खराब। डेंगू शॉक हमारा ये एक सीवर फॉर्म है, यानी कि ये हमारा मरने में भी कर सकता है कि अगर ब्लीडिंग बढ़ जाती है तो बंदे की जान भी जा सकती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो हमारा सेम है कि भाई मच्छरों के थ्रू होता है। अब जो मच्छर का नाम है हमारे इसमें एडीज मॉस्किटो है, यानी कि एक स्पेशल नाम नहीं दिया है, एक एडीज मॉस्किटो हमारे बोल सकते हैं, जिसके थ्रू हमारे जो वायरस है वो हमारा ट्रांसफर होता है। डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो हम यहाँ सीबीसी चेक कर सकते हैं, इसमें प्लेटलेट काउंट चेक करते हैं कि वो अगर लाख से कम है तो हमें डेंगू का रिस्क होता है। देन डेंगू के लिए डेंगू एंटीजन नाम का हमारा पूरा एक क्या होता है, टेस्ट किया जाता है, जिसमें हम डायग्नोस कर सकते हैं कि भाई क्या है, बंदा है मतलब डेंगू है कि नहीं है। बाकी इसमें सिम्टम्स वगैरह भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो ये भी हमारा मच्छर की वजह से होता है। तो प्रिकॉशंस हमारे सेम होंगे जो हमारे मलेरिया में थे, जो हमने यहाँ पर देख रखे हैं, यानी कि मलेरिया जैसे हमारे सेम ही सारी कहानी होगी। अब अगर ट्रीटमेंट के और बारे में बात करें तो इसका भी कोई मतलब स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ये हमारा सिम्टोमेटिक होगा, यानी कि पैरासीटामोल फीवर के लिए कुछ पेन किलर्स भी यूज़ कर सकते हैं और एस्पिरिन वगैरह कम यूज़ करना है। वही जो सेम कहानी हमारी हमने अभी चिकनगुनिया में देखा था, वही सेम कहानी यहाँ पे होगी, और इसमें हाइड्रेटेड हमको रहना है। अब 9th हमारे यहाँ पे डिसीज आती है लिम्फेटिक फिलेरियासिस, तो इसको हम एलिफेंटियासिस नाम से भी जानते हैं, और ये हमारी एक इन्फेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है। ट्रॉपिकल मतलब एक ये पर्टिकुलर एरियाज में फैली हुई होती है और उसी आस पड़ोस में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हमारी कॉज होती है कि हमारी फिलेरियस वॉर्म्स होते हैं। तो जो फिलेरियल्स हमारे वॉर्म होते हैं ये हमारे होते हैं थ्रेड लाइक होते हैं, थ्रेड लाइक एक धागे की तरह हमारे होते हैं। पैरासाइटिक नीमोटेड्स होते हैं जो राउंड वॉर्म्स बोलते हैं, यानी कि कीड़े छोटे छोटे समझ सकते हो जो राउंड वॉर्म उड़ते हैं। अगर होगा तो मैं यहाँ पे आपके लिए इमेज शो कर दूंगा।
तो ये मेनली हमारे क्या करते हैं, लिम्फ वेसल्स, जो आपने पढ़ा होगा ब्लड वेसल्स होते हैं, तो ब्लड के साथ साथ हमारा एक लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है जिसमें हमारी WBC वगैरह रहती हैं। तो जो हमारा वो लिम्फेटिक वाला लिम्फ वेसल है वहाँ पर ये हमारे क्या करता है, नुकसान यानी कि इन्फेक्शन कॉज करता है। तो अब इसकी वजह से होता क्या है कि ये मेनली अफेक्ट करते हैं हमारे लेग्स और आर्म्स को, जो हमारे हाथ पैर होते हैं ना, वहाँ पर ये मेनली अफेक्ट करते हैं हमारे ह्यूमन के। और इससे क्या करेंगे, तो स्वेलिंग ये क्रिएट कर देंगे, स्वेलिंग उन चीज़ों में। और जब ये स्वेलिंग हो जाती है तो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ऐसा लगता है जैसे हाथी के पैर वगैरह हों। और इसीलिए इसको हम जो है एलिफेंटियासिस नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो हमारी लिम्फेटिक फ्लैरे एक डेंजरस सिचुएशन है जिसमें हमारा जो पैर है वो हाथी जैसा हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। अब इसके कॉजेटिव एजेंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो हमारा ये होता है मोस्टली वो हमारा होता है इंडिया के अंदर व्यूकेरिया बैंक्रॉफी। ये आप रट्टा लगा लेना, सिंपल सी बात है। जो हमारे न्यूमोटाइड राउंड वॉर्म्स है और ये हमारे इंडिया में 90% केसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये इसी की वजह से होता है व्यूकेरिया बैंक्रॉफी, ठीक है। बाकी यहाँ बात करें तो ब्रूगिया मलाइया, ये बाकी के जो हमारे केस है उनके लिए होगा। ब्रूगिया टिमोरी ये हमारे कुछ रेयर केस में होगा, ठीक है। बाकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में अगर बात करें तो ये हमारा ट्रांसमिट होता है मॉस्किटो बाइट के थ्रू, यानी कि जो मच्छर वगैरह होते हैं उन्हीं के थ्रू जो हमारा पूरा ट्रांसफर होता है। अब कौन कौन से मॉस्किटो हो सकते हैं, तो हमारा एडीज हो सकता है, एनोफिलस हो सकता है, या क्यूलेक्स मॉस्किटो हो सकता है। इनकी वजह से, यानी कि एडीज नाम आप याद रखना, जिसकी वजह से हमारा डेंगू हो रहा था, उसी की वजह से हमारा ये भी हो सकता है। सिम्टम्स के बारे में अगर बात करें तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो हमारा 8 से 16 मंथ का होता है लगभग। अब इसमें हमारे 3 तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, एक हमारा असिम्टोमेटिक, एक्यूट और क्रॉनिक। असिम्टोमेटिक में क्या है कि भाई हमको सिम्टम ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को, हमारी किडनी को और हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज और डाउन कर देगा। एक्यूट में देखा जाए तो लोकल इन्फ्लामेशन हमको देखने को मिलेगी, स्किन लिम्फ नोड यानी कि जो हमारी जगह जहाँ फूल सकते हैं वहाँ हल्का हल्का इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी। लेकिन जो क्रॉनिक केस है यानी कि इसमें डेंजरस में क्या होगा कि हमको हो जाएगा लिम्फोएडिमा। लिम्फोएडिमा क्या है कि हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाएगी, हमारे हाथ पैर हाथी जैसे होने लगेंगे। एलिफेंटियासिस यानी कि यहाँ पर लिम्फोएडिमा में हमारा क्या है कि जो स्किन स्वेल कर रही है, यहाँ पर हमारे टिश्यू वगैरह भी बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, यानी कि जो स्किन है ये हमारी बहुत ज़्यादा थिक होने लगेगी। और ये दोनों चीज़ें मिलकर हमारा क्या करेंगे, एलिफेंटियासिस यानी कि हाथी जैसे हाथ पैर देखने को मिलेंगे। लिम्स का मतलब होता है हाथ या पैर। तो ये हमारे इसमें क्रॉनिक केस में सिम्टम यही हमारे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर अगर और देखा जाए तो एक हाइड्रोसेल भी हो सकता है। हाइड्रोसेल होते हैं जो हमारे जेनाइटल पार्ट होते हैं, वहाँ भी स्वेलिंग देखने को मिल जाती है बहुत ज़्यादा, और एक तरह से उनके अंदर पानी सा भर जाता है, तो ये हमारे हाइड्रोसेल होते हैं। अदर और देखा जाए तो भाई हेडेक देखने को मिल सकता है, सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ सकती है, फीवर हो गया, रेजेस हो गए, या गर्दन का अकड़ जाना, तो ये हमारे कुछ अदर सिम्टम्स हो गए। डायग्नोसिस के बारे में यहाँ पर बात करें तो यहाँ ब्लड टेस्ट हमारा कंडक्ट किया जाता है, जिसमें हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं कोई माइक्रोफ्लेरेस है या नहीं है। तो ये हमारा हो गया वो ब्लड सीमर का सिंपल मतलब देखा जाए तो जो खून हमारा इतना सा पार्ट है अगर, तो उसको खून का धब्बा बोलते हैं, इसी को हम ब्लड सीमर बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर और देखा जाए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की, हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमको ये पता है कि ये भी हमारा मच्छरों के थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। तो भाई सेम जो हम मलेरिया में कर रहे थे वही वाला फंडा हम यहाँ करेंगे, प्रिकॉशन हम सेम रखेंगे मलेरिया की तरह। बाकी जाए एक एक्स्ट्रा चीज़ हमको क्या करनी है कि जो हमारे घाव वगैरह बन जाते हैं जो बॉम्ब्स की वजह से, उनको हम जब साफ करें तो हम एंटीसेप्टिक का यूज़ करें, यानी कि जो डिटॉल वगैरह हो गए प्रॉपर इनकी का यूज़ करें, जिससे हमारे ये सब ठीक रहेंगे। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमारा यूज़ होता है कि MDA रेजिम है। तो MDA जो हमारा है इसमें मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, जिसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग को अप्लाई करते हैं। तो एल्बेंडाजोल, इवरमेक्टिन और डाई इथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट यानी कि DEC, ये हमारे 3 ड्रग है जिनका हम इस चीज़ को प्रिवेंट यानी कि कंट्रोल यानी कि ट्रीटमेंट करने में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ वैसे मैं कर रहा हूँ, एक प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब ये होता है तो प्रिवेंशन के लिए आप प्रिकॉशन समझ सकते हो जो आप बचाव कर सकते हो, कंट्रोल के लिए आप ट्रीटमेंट की, अगर वो बीमारी होगी तो उसको ट्रीट कैसे करना है। तो ये 2 चीज़ों का आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। तो मैंने वैसे यहाँ लिख दिया, आपको कुछ नहीं, आप ड्रग्स के नाम याद कर लोगे, क्वांटिटी याद कर लोगे, वो आपके लिए मोर देन इनफ है। एल्बेंडाजोल 400 mg हो गया, इवरमेक्टिन हमारा 200 mcg पर kg हो गया, और DEC हमारा हो गया 6 mg पर kg हो गया। तो इस तरह आप इनका यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पर लास्ट डिजीज बचती है निमोनिया के बारे में। तो निमोनिया हमारी एक तरह से लंग इन्फेक्शन होता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया उसी की तरह, ठीक है। तो इसको हम लास्ट समझते हैं। तो ये हमारा एक इन्फेक्टेड डिजीज होता है जो हमारे लंग्स के अंदर ऑकर्स होता है। अब इसमें होता क्या एक्चुअल में कि जो हमारे लंग्स के एल्वलाइज होते हैं, जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन वगैरह छोड़ते हैं, उनके अंदर हमारा पस या फिर फ्लूइड्स हमारा जमा होने लगता है, यानी कि वो खराब होने लगते हैं इन्फेक्शन की वजह से। और इससे क्या होगा कि जब भी हम सांस लेंगे तो हमको सांस लेने में दिक्कत बहुत ज़्यादा होने लगेगी। अब ये हमारा बैक्टीरिया, वायरल या फिर फंगल इन्फेक्शन, यानी कि इन तीनों में से किसी चीज़ की वजह से हो सकता है। तो अगर कॉजेटिव एजेंट्स के बारे में हम यहाँ बात करें तो हमारा वायरस, बैक्टीरिया और फंगाई की वजह से होता है। तो अगर हम बैक्टीरियल निमोनिया के बारे में बात करें कि कौन सा हमारा बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, तो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से हो सकता है यहाँ पर, या हमारे यहाँ पर
प्लाज्मा निमोनियाज आता है, जो हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। वायरल के बारे में बात करें यहाँ पर, तो हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस में मैंने आपको इन्फ्लुएंजा में बताया था कि अगर वो वायरस हमारा एल्वलाई यानी कि लंग्स के अंदर पहुंच जाए तो ये हमें निमोनिया कर सकता है, उसकी वजह से हो सकता है। ह्यूमन एडिनो वायरस, ये हमारे एक तरह से HIV का पार्ट है, तो HIV की वजह से यहाँ पर देखने को मिल सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर देखा जाए एक रेस्पिरेटरी साइनसाइटिकल वायरस RCV वायरस है, जिसकी वजह से हमको देखने को मिल सकता है। बाकी इनके जो हमारा इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 4 वीक का होता है, यानी कि 2 से 4 हफ्ते के अंदर हमें निमोनिया किसी भी बंदे में देखने को मिल जाएगा। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में बात की जाए तो ये हमारा पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से होता है, यानी कि जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट था, यानी कि जब कोई बंदा यहाँ पर छींक रहा था या खांस रहा था तब जो हमारे एनवायरनमेंट में फैल रहा था ड्रॉपलेट, उनके थ्रू ये बीमारी हमको यहाँ पर फैल जाती है, तो उसकी वजह से होता है। बाकी ये हमारा ब्लड के थ्रू भी हो सकता है कि अगर जैसे बर्थ वगैरह होता है कोई नई बेबी का, तो नए बच्चे वगैरह का, तो उसमें जो बर्थ मतलब अगर ब्लड वगैरह ट्रांसफर हो जाता है देन ये हमको इन्फेक्शन वायरस हो सकता है। ठीक है, डायग्नोस के बारे में बात करें तो इसके लिए हमारे ज़्यादा तरह के टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट या CT स्कैन या फिर स्प्यूटम एग्जामिनेशन, जो हमारा बलगम वगैरह निकलता है उन सबको हम चेक करके यहाँ पर अपने निमोनिया वगैरह को चेक कर सकते हैं। तो निमोनिया एक हमारी डेंजरस चीज़ होती है। अब यहाँ सिम्टम्स के बारे में बात करें तो ये हमारे माइल्ड से लेकर लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि जान जाने तक के होते हैं। सबसे पहले क्या है, कफ होते हैं यानी कि खांसी आती है स्प्यूटम के साथ में, फीवर यानी कि बहुत तेज़ फीवर आता है, स्वेटिंग पसीना कभी कभी बहुत तेज आता है, शेकिंग चिल होता है। शेकिंग चिल का मतलब है क्या कि कपकपी वाली ठंड लगना, आपको एकदम कपकपी छूट रही होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का चले जाना, लो एनर्जी बहुत डाउन हो जाना, और नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको सिम्टम में देखने को मिलती है। अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एयरबोर्न, यानी कि ये हमारा मेनली रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से होता है। तो प्रिकॉशन में देखा जाए तो एक तो यही है कि आप वैक्सीन का यूज़ कर सकते हो। तो निमोनिया वैक्सीन एक हमारे इसमें आती है न्यूमोवैक्स 23, और ये हमारा प्रीविनार 13, ये हमारी काफ़ी ज़्यादा वो है। अब एक और इसमें वैक्सीन चलती है हमारी PCV, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आप कमेंट्स में लिख के बताओ, देखते कितने लोगों को ये चीज़ हमारी आती है। तो अब प्रिकॉशन देखा जाए तो आपको क्या करना है, वॉश योर हैंड रेगुलरली, आपको अपने हाथ पैर रेगुलर धोने हैं। यूज मास्क इन क्राउडेड एरिया, मास्क का वगैरह का यूज़ करो। फिर यहाँ पर क्या है, मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम सिक पीपल, जो बीमार लोग हैं उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। ईट हेल्दी डाइट, आपको अच्छा खाना खाना है, अपने आप को इम्यूनाइज को मतलब बढ़ा के रखना है इम्यूनिटी को। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का यूज़ करना है यहाँ पर। क्विट स्मोकिंग को डाउन करना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। रेगुलर एक्सरसाइज करो और थोड़ा बहुत रेस्ट भी प्रॉपर लो। तो ये हमारे कुछ प्रिकॉशंस हो गए जो आपको निमोनिया केस में करनी है। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन थेरेपी का यूज़ करना है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल इसमें डाउन हो जाता है। फिर यहाँ पर IV एंटीबायोटिक्स का हम यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारे कुछ टैबलेट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, एमोक्सिलिन वगैरह एंटीबायोटिक, मतलब मेनली आप एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हो। फिर फिजिशियन जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेगा, यानी कि जैसे पेन और फीवर के लिए हमारी पैरासीटामोल हो गई। अब जो वायरल निमोनिया उनके लिए हम एंटीवायरल ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। बाकी लास्ट में ये है कि स्टे हाइड्रेटेड रहोगे। तो यही थी हमारी सारी डिसीज़ के बारे में। तो मेरी एनर्जी डाउन हो चुकी है भाई, समझ सकते हो, गला वगैरह बैठ गया पूरा। तो आई होप आपको सारी डिसीज समझ आ गई होंगी। अब अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी दम तो निकल गई, लेकिन फिर भी मैं 5 मिनट लेके आपको एक बार पूरा रिकॉल करा देता हूँ कि कैसे क्या हुआ, जिससे आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। तो हमारा चैप्टर चल रहा था यूनिट 2, इसका नाम था प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन की डेफिनेशन कमेंट्स में लेकर बताओ। मेनली यहाँ पर क्या है कि ये हमारा फिनोमेना फंडा था, जिसमें हम क्या कर रहे थे कि अपने आप को कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे मतलब हम सारे लोगों को बचाएंगे, प्रमोट करेंगे हेल्थ केयर को, और लोगों को डिजीजों से बचाएंगे। उनको पहले ही बता देंगे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर ये बीमारी होती है इसकी वजह से होती है और आप इससे ऐसे बच सकते हो। तो ये सारी कहानी हम जो है इस वाले चैप्टर के अंदर, इस वाली यूनिट के अंदर पढ़ रहे थे। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन थी, कम्युनिकेबल थी, नॉन कम्युनिकेबल थी। कम्युनिकेबल वाले हमने पढ़ ली, जिसके अंदर हमारी ये 10 डिजीज आती हैं, 10-11, और ये नॉन कम्युनिकेशन 4-5, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कॉलेरा हमने देखा था, एक हमारा इंटेस्टाइनल वाला इन्फेक्शन था, जिसमें हमारा विब्रियो कॉलेरा नाम का जो वायरस था वो हमें यहाँ पर मतलब कॉज कर रहा था, सॉरी बैक्टीरिया था, जिसकी वजह से हमको बीमारी हो रही थी। डिटेल्स वीडियो आप पार्ट 1 जाके देख लेना, वहाँ आपको मिल जाएगा जनरल प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें। देखो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सार्स हमारा सीवर रेस्पिरेटरी था। आप एक बार वीडियो को चाहो पूरा रिवाइज करके देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ऐसे लेंथी हो जाएगा। तो आई होप आपको सारी कहानी समझ आ गई होगी। अब अगर कोई भी डाउट्स तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, सबकी टाइमिंग यहाँ दे दी गई है, आप सारा कुछ देख सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे बहुत ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपने बाकी के आगे के टॉपिक कवर करेंगे। और ये 4 डिसीज के साथ हमारी ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। देन नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, अपने जो भी सिस्टम होगा उसको हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज कवर करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज आपको चाहिए नहीं चाहिए, कमेंट करके बता सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सभी लोग अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।